Assalamualaikum everyone. This is Bahat and welcome to my podcast Bahat Amit Unfit. So you know what? Last time हमारे साथ जो गेस्ट थे, आज भी हमारे साथ वही गेस्ट कंटिन्यू करेंगे for the simple reason कि we are going to dive deep into a topic which is a deep topic और हम अक्सर जो है उसके बारे में सोचते हैं पर उसके बारे में ऐसे इतनी बात नहीं करते. सो इस वजह से जो है आई हैव डॉक्टर अरसलान अख्तर अली विद मी और हम आज उस चीज़ पे बात करेंगे एंड द टॉपिक इज बेसिकली अबाउट mental health and the hidden influences of the family, the social system, the social institutions. तो इसके हवाले से हम बात करेंगे. But before bringing Dr. Arsan on board, I would want to ask you a question, and that question is कि भाई if you think कि आपके जो institutions हैं जब आप ग्रो अप करे थे कि आपके अपब्रिंगिंग में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एजुकेशनल सिस्टम है या फैमिली है उसने किस हद तक क्या रोल प्ले किया. तो अगर जो है इफ यू थिंक कि अच्छा रोल प्ले किया तो देन यू कैन पुट अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई अच्छा रोल नहीं प्ले किया या जो भी आपके थॉट्स हैं तो देन यू कैन पुट दूसरी फेस इमोजी इन द कमेंट बॉक्स. तो जब तक आप ये चीज़ लिखते हैं आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग ऑन बोर्ड डॉक्टर अरसलान अख्तर अली. वैसे आपको ऑलरेडी वो हमारे साथ नजर आ भी रहे हैं. So I'm just going to bring him on board. I'm going to welcome him ताकि हम जो उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर सकें. तो लास्ट टाइम जो है यू माइट have gone through the first podcast जो हमारी एपिसोड 1 थी अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर और किस तरीके से उनकी जो जर्नी क्या रही है एंड हाउ ही हैज बीन मैनेजिंग दैट बाइपोलर डिसऑर्डर और किस तरीके से यू कैन ओवरकम थ्रू मैनेजमेंट. So that this was our previous podcast, the first podcast. So आज का podcast है, this is about mental health and the hidden influence of social institutions and family and other institutions जो कि हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है. So let's welcome Dr. Aslan Akhtar Ali. Thank you so much for inviting me in this episode and looking forward. इंशाल्लाह आई होप ये एपिसोड बहुत अच्छी हो और जो हम कन्वे करना चाह रहे लोग उस पर फोकस करें. Inshallah. Okay, so Dr. Arslan, what do you think? कि like आपने जो है बात की, you talked about matriculation तक आपने बात की. So I would want to continue it further कि after matriculation जब आपने BS किया, तो what do you think कि क्या रोल्स होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस के या आपकी लाइफ में इंस्टीट्यूशंस ने किस तरीके से जो है क्या इफेक्ट किया या आपकी पर्सनालिटी पे क्या उसमें जो है असर छोड़ा है एंड व्हेन यू केम इनटू द प्रोफेशनल फील्ड तो उसमें जो है व्हाट वर द डिफरेंसेस यू कुड फील. ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है वो मेंटल हेल्थ को लेकर इंक्लूसिविटी में नहीं आता. अभी आपसे पहले मैं एक यूके की कॉन्फ्रेंस में था तो वहां पर भी हम यही बात कर रहे थे कि जब आप इंक्लूसिविटी की तरफ कब आओगे, जब आप एक्सेप्टेंस की तरफ आओगे, जब आप स्टिग्मा से बाहर आओगे कि ये चीज रियल है, इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है. तो फिर जब लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप होते हैं तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, एक दूसरे को एम्पैथेटिक लेवल पे समझ पाते हैं. अब हमारा क्या होता है कि हम छुप छुप के चलते हैं और जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो भी छुप छुप के चलते हैं. बहुत गहरी बात है. उसमें क्लास फेलोज भी आ जाते हैं, प्रोफेसर भी आ गए, आप खुद आ गए. अब ये जो पूरा एक लूप है कि ये सारे ही किसी न किसी जहनी मसाइल का शिकार हैं. हर किसी को होता है कोई ना कोई मसला, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स में हम वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. अब उसमें क्या है कि जब आप ओपन अप नहीं हो रहे हो तो फिर आपके रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रेन होते जा रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो इटसेल्फ एक आपके लिए हर्डल बन जाती है इंस्टीट्यूट में इंक्लूसिव होना, उसका हिस्सा बनना. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनको भी कोई ना कोई जहनी मसाइल है. कोई किसी की याद में सिगरेट लगाता है, उसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. तो कोई जो है वो अपने छोटे कद की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है तो वो ब्रूसली बनना चाहता है, तो वो पंचिंग करता है, अपने आप को हार्ड कर रहा है. खैर अब मुझे बिहेवियर समझ आते हैं क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम हो गया. तो उस वक्त हम यंग थे. फिर
कोई जो है वो अल्कोहल पीता है, कोई वोडका पीता है, कोई जो है वो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है कि आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। एंड दे कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो दे आर मेनी बिहेवियर्स। फिर टीचर्स के भी अपने मसले मसाइल हैं जो हमें बाद में समझ आई जब हम प्रोफेशनलिज्म पे आए। तो अब जब ये ओपननेस नहीं हो पा रही, आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है कि आप अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर पाइल अप करके दूसरों में प्रोजेक्ट करते हो। फिर आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती हैं, और इसी तरीके से स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव जो वाइब्स होती है बढ़ती चली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। मेरे पास यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद मी। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ कि बेसिकली जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी बराह रास्त जो थी, तो उसके एंड में 20 सूरत के तर्जमे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 20 सूरत जो होती है आखिरी वो याद करके तर्जमा सुनाना होता है, तो आपको डिग्री मिलती है। और अल्लाह माफ करे, लेने वाले की तो वैसी, जो लेने वाले थे तर्जमा, जो टेस्ट लेने वाले थे, हर उनसे मेरी एक बहुत बड़ी लिफ्ट है शुरू से ही। मतलब कि मेरी वैल्यूज इतनी हाई है कि मैंने कभी अपना रिकमेंडेशन लेटर उनसे नहीं बनवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि मैं लिख देता हूँ फॉरेन कंट्री के लिए, आई सेड आई डोंट नीड योर्स। वो कुछ और वजूहत है, तो उनको वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर है। अल्लाह जिसको जहां से रिश्ते, मैं कौन होता हूँ किसी को बुरा भला कहने वाला। तो ये चीज है कि अब एक लड़का था मेरा सीनियर था, तो मुझे कहता है कि यार तुम कैसे इंसान हो, कैसे मुसलमान हो, तुमसे 20 सूरतें नहीं याद होती तर्जुमे के साथ, और तुम मतलब के गोल्ड मेडलिस्ट बने हुए हो। आप यकीन करें, वो सीनियर आज 4 दिन पहले, नाम नहीं लूंगा क्या पता वो मुझे बहुत फॉलो करता है अब, तो वो सीनियर 4 दिन पहले मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, पूरा केस बना हुआ है, वो मेरे पास इलाज करवाने आया। एंड ही टोल्ड मी कि उसको बचपन से बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो उस वक्त भी डिप्रेशन में था। एंड ही टोल्ड मी सम वेरी इनसाइट थिंग। उसने कहा कि आप एक प्रोफेसर था, वो आपके बारे में बहुत सारी बातें भी करता था कि ये बीमार है, ज़हनी तौर पे, इससे बच के बात करो। और उस वक्त आपके चेहरे पे वो डिप्रेशन नजर भी आता था। और बहुत सारे सीनियर्स आपको सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, वो यही कहते थे कि ये बंदा मेंटली इल है, सिक है। और ऑब्वियसली बाइपोलर में मूड रिएक्टिविटी होती है, और वो अपनी जगह ठीक थे। तो उन्होंने समझने के बजाय मुझे साइडलाइन किया, तो आज मुझे समझ आ गई कि मैं साइडलाइन क्यों रहता था हमेशा। तो उसने मुझे सारे नाम लेकर बताया कि जो आपके मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे, पीठ पीछे आपके बारे में इस तरह कहते थे कि ये नफ्सियाती मरीज है। लेकिन उसने ओपन अप किया और मैंने उसका केस बनाया, तो मेरे लिए एक विक्ट्री थी कि वो बंदा उस टाइम पे मुझे 20 सूरत के ऊपर क्या कर रहा था, टॉन्ट कर रहा था, जबकि उसके अपने अंदर एक नेगेटिविटी चल रही थी और उसकी प्रोजेक्शन मेरे पे डाल रहा था। तो होता क्या है कि हम जब उनका हिस्सा बनते हैं क्लासमेट्स का, तो वहां पर एम्पैथी होती नहीं है, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रेन होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। और फिर वो लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो आपके लिए एक टॉर्चरस एनवायरनमेंट बन जाता है। अब वो जब टॉर्चरस एनवायरनमेंट बन जाता है, तो फिर आप या तो भागना चाहते हो या तो फिर आप लड़ते हो उसके अंदर। फिर जो टीचर्स होते हैं उनकी इतनी इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं होती साइकोलॉजी को लेके, बेशक वो साइकोलॉजी पढ़ाई क्यों ना रही हो। मैंने तो डिपार्टमेंट्स भी देखे साइकोलॉजी के कि वो खुद इतने जजमेंटल हैं, तो वो आप बाकी डिपार्टमेंट्स को छोड़ ही देना फिर यूनिवर्सिटी से। तो इस चीज के अंदर जब आप सारा, अब जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो एक एक हर्डल और एक बर्डन बन जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी का जो सफर होता है। और कहीं ना कहीं रिश्ते ज्यादा बनने के बजाय ज्यादा टूटते हैं। मैं आज किसी भी अपने यूनिवर्सिटी के क्लास वालों के साथ इन टच नहीं हूँ। जितने लोगों के साथ हुआ ये वो थे जो वापस आए और उन्होंने मुझसे अपना इलाज करवाया। इस काबिल समझा, उनका शुक्रिया कि उन्होंने ओपन अप किया कि दे वर आल्सो फेसिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे अब उनके बिहेवियर समझ आते हैं कि वो मेरे सीनियर या मेरे जूनियर या मेरे क्लासमेट्स ऐसा क्यों करते थे। पहले मैं जज करता था। अब मेरी क्लास में किसी की माँ नहीं है, उसके भाई उसको धोखा दे रहे हैं, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ हुआ है, तो वो सारी चीजें मिस हैंडल्ड हुई हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि हमें ओपन अप करना सिखाया नहीं गया, हमें स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ लेकर जाया गया, तो हम अपनी अपनी तरफ डिफेंसिव थे। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में स्नेक चेजिंग इफेक्ट। स्नेक चेजिंग इफेक्ट ये होता है कि जब सांप आपके सामने आता है, तो आपको लगता है कि वो आप पर हमला करने लगा है, हालांकि वो खुद आपसे डर रहा होता है और वो डिफेंसिव होता है। और सांप को लगता है कि आप उस पर हमला करने लगे, हालांकि आप बेचारे खुद उससे डर रहे होते हो, आप भी डिफेंसिव हो। अब इस डिफेंस के चक्कर में वो भी डिफेंसिव, आप भी डिफेंसिव, दोनों अटैक कर जाते हैं।
और इस अटैकिंग में मिसकम्युनिकेशन होती है, यानी कि असल में अटैक ना वो डॉक्टर करना चाहता था इरफान, ना आप करना चाहते थे। जी जी। डॉक्टर इरफान, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। इनफैक्ट मैं आपसे ना ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में लाइक हाउ मच आर द चांसेस, लाइक मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मुझे ये लगता है कि अभी भी यूनिवर्सिटी में बज़ाहिर जो है देयर इज नेक्स्ट टू नन काउंसलर। और ये सिर्फ जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, इट्स कॉमनवेल्थ स्कूल्स। स्कूल्स में भी जो है काउंसलर, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, यस वो जो है किसी हद तक जो है अपॉइंट कर लेते हैं काउंसलर्स को। बट ये है कि यूनिवर्सिटी में अभी भी काउंसलर्स नहीं है। एंड देन आई बिलीव कि भाई अगर जो है यूनिवर्सिटीज में आप जिस तरह आप हैं कि when you became a counselor, you went through different things, आपने फिर जब स्टडी की, so now you're in that position, so you can go back to the institution and see कि भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई सी इन स्कूल्स। अभी जो स्कूल्स हैं जिसमें जो बुलिंग बहुत ज्यादा है, इम्पेशेंस बहुत ज्यादा है बच्चों में, और अगेन वही बात है कि उनके मसाइल को टैकल करने के लिए उस तरीके से साउंड अथॉरिटी नहीं है। काउंसलर है, बट वो काउंसलर ज्यादा जो है दे मोर फोकसिंग ऑन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो काउंसलर है, नॉट समवन के। अगर मैं कहूँ कि भी कुछ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी को डील करने वाले काउंसलर्स हैं, जिस तरह अगर जो है बाहर की आईवी लीग्स देखें तो वहाँ पर जो है प्रॉपर जो है काउंसलर्स होते हैं जो कि मैनेज कर रहे होते हैं बिहेवियर इश्यूज को, और बाकी चीज़ों को कि भी बच्चे का अगर जो है आगे करियर एट स्टेक है तो उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। बट दिस इज समथिंग जो कि अभी भी इट्स वेरी न्यू इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसे नहीं है, हालांकि वी डू हैव डिपार्टमेंट्स। बट वो यहाँ वाली बात है कि भाई जो साइकोलॉजी पढ़े हैं वो खुद इतने जजमेंटल हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो कोई चेंज ला सके। तो आपका उस हवाले से जो है व्हाट इज योर से इन इट? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले तो ये काउंसलर जो थेरेपिस्ट हैं ये स्कूल लेवल से होने चाहिए, ग्रास रूट लेवल से। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए होने चाहिए, टीचर्स के लिए और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो अगर हम स्कूल लेवल की बात करें प्रिंसिपल से लेके ऑनर तक, वो ये थेरेपिस्ट काम करें। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अभी बराए नाम हमारे एडमिशन फॉर्म्स के अंदर साइकोलॉजी की चीजें ऐड कर दी गई हैं कि जी आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है, आप उसको गलती से टिक कर दो तो आप स्टिग्मेटाइज होते रहते हो। सीरियसली जैसा आपसे बात है तो लोग उसको मोस्टली टिक नहीं करते हैं। मैंने खुद नहीं किया, मैंने अपना एडमिशन लेना था तो लिखा हुआ था कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उसमें बाइपोलर भी था, मैंने कहा नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो वी डोंट वांट टू बी स्टिग्मेटाइज्ड। और फिर जो फ्री काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उसमें इतना बर्डन है, एक प्रोफेसर को आपने पढ़ाने के लिए भी दिया हुआ है, उसने कोर्स वर्क भी बनाना, ये बड़े पीछे से बड़े लंबे काम होते हैं, बड़ी डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी है। सॉरी मतलब कि ठीक है, लाइक छोटी चीजों को बड़ा कर दो और फिर चीजें बढ़ जाती हैं। डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी यही होती है कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा कर दो। तो रेड टेप ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो जो रिटर्न काम है वो बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन तो है ही नहीं। तो वो प्रोफेसर वहां भी फंसे हुए हैं, उसके ऊपर एक तलवार लटकती है, एचएसए की तरफ से उसने रिसर्च भी करनी है। उसी को कहा हुआ है कि यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा काउंसलिंग के लिए आया तो काउंसलिंग कर दिया करो। तो वो क्या काउंसलिंग करेगा, वो उसको 5 मिनट सुनेगा उसके बाद कोई भी एक चीज करके भेज देगा। तो जो बच्चा आया है वो अनहर्ड फील करेगा। और अगर वो 2 से 3 दफा चला गया तो बोलेगा बेटा मैं बिजी हूँ, और अगर वो थोड़ा ज्यादा सख्त होगा तो बोलेगा देखो मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई भी रोल इतने डिफाइन नहीं होते, जो लोग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनको पता है कि रोल होता कुछ है, कर कुछ हो रहे होते हैं सारे। तो उसमें मल्टीपल जॉब्स मतलब होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से वो प्रेशर होता है, तो वो बराए नाम ही काउंसलिंग हो रही होती है। फिर इन प्रोफेसर्स की काउंसलिंग नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, वो जो डीन्स हैं एचओडीज हैं वो कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और आपके वाइस चांसलर की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, फिर एकेडमिक्स की भी होनी चाहिए, सारी काउंसलिंग जो बैठे हुए ऊपर। लेकिन वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, और ये डीन और एचओडी समझते हैं ये परफेक्ट है, ये इनकी काउंसलिंग नहीं हो सकती, वरना चीजें पे बात आ जाएगी। टीचर्स कहते हैं जी हमारी कैसी काउंसलिंग हो सकती है, हमें जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ बच्चों की नहीं, वो कहते हैं द वाटर फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम,
तो सबसे पहले तो ऊपर की करनी पड़ेगी, फिर हम साथ साथ नीचे की भी करेंगे, मतलब सबको पकड़ना पड़ेगा इसके अंदर। बट वो पॉसिबल नहीं है, Definitely. क्योंकि हमारी ना हमेशा से एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, डिपार्टमेंट्स में आए दिन लेटर्स आते हैं जी बिजली कम यूज किया करें, तो इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, और मतलब जो पैथेटिक किस्म के लेटर्स आ रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और तो वो लोग क्या काउंसलर्स रखेंगे और क्या वो इस चीज को मानेंगे, जबकि वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो खुद साइकोलॉजी को नहीं मानते, उनको खुद नहीं Hmm. पता कि ये साइकोलॉजी है क्या। और इन रिटर्न जो साइकोलॉजी जो इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, जैसे कि पढ़ा रहे हैं, शाम को अपने क्लाइंट्स देख रहे हैं, तो उनकी अपनी लाइफ बहुत टफ होती है, उन्होंने आपको पता है पैसा कमाना है, साफ सी जो बात है, घर चलाना है अपना, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा फोकस करते हैं उस चीज के ऊपर कि हम अपने जो हमने इतनी मेहनत की हुई है, तो आज हम यंग हैं। देखिए इस प्रोफेशन में ये बहुत होता है कि आज हम एनर्जेटिक है, आज हम यंग हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास उतनी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती काम करने की, ये नेचुरल बात है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है कि इसमें पूरा कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, और इसको हम कहते हैं ईगो डिप्लीशन, कि वक्त के साथ साथ आपके पास एक फिनिट मेंटल एनर्जी होती है और आप उसको लगाए जा रहे हो, काम ही सारा माइंड के साथ है, पर हर किस्म के लोग आ रहे हैं, बर्न आउट कर रहे हैं आपको, तो फिर आप कोशिश करते हो जितना हो सकता कमा लो अभी जवानी के अंदर, बाद में तो इन्होंने पूछने नहीं आना हमें, ना यूनिवर्सिटी ने पूछना है, लोगों ने पूछना है, तो फिर वो हमारा थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है, साफ सी जो बात है। और Hmm. सेकेंडली साइकोलॉजी को वो इज्जत मिलती नहीं है किसी भी लेवल पे। मुझसे अभी कल एक बंदा कह रहा है कि जी आपने सिर्फ बात करनी है, तो आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? तो मैंने कहा अगर बात ही करनी तो जाके अपने दोस्त से करो फिर, मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी जिंदगी को 14 साल दी है, मैंने मेहनत की है इसके ऊपर, मैं पूरी कोडिंग करता हूँ, पूरा केस बनाता हूँ, मसाइल के रूट कॉजेस को देखता हूँ, उसके हल कैसे होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत तो नहीं है कि हाँ कैसे हो, ठीक हो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, तो वो तो फिर हम वैसे भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मैंने कहा कि अगर मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है तो मैं अपने बेटे को दूंगा ना, मैं किसी को क्यों दूं, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अगर इंसानियत को दिखाना ही चाहूंगा तो मैं अपने बेटे से दिखाऊंगा, कि मैं अपने बेटे को वक्त दूं, उसको मेरे वक्त की जरूरत है बीइंग अ फादर, क्योंकि देन ही सेड कि देखिए मैं कुछ बातें ऑफ रूट हो जाएगी लेकिन मेरे दिल की है, मुझे करनी चाहिए, कि मैं यहाँ पर आकर पाकिस्तान में आकर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और इन्होंने मुझे हर्ट किया है। अब देखिए अगर एक बंदा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो एक जगह पे, ठीक है, उसके साथ भी तो कोई इंसानियत नहीं दिखा रहा ना। कभी किसी ने बोला कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो चलो आपको सब्सिडी दे देते हैं, वो तो पूरा पूरा लेते हैं, तो वहां पर तो कोई आवाज नहीं उठाता, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक असूल है कि भीख मांगते हैं हक की तरफ और हक मांगते हैं भिखारियों की तरफ, ये प्रॉब्लम है इनका, कि जब हक मांगने की बारी आए तो भिखारी बन जाते हैं और जब भीख मांगने की बारी आए तो अपना हक जताने लग जाते हैं। ही टोल्ड मी कि जी आई एम अ पुअर पर्सन एंड यू आर डूइंग दिस, 10,000 मैसेजेस आते हैं इस चीज के, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या इतनी भी एजुकेशन नहीं है हमारे पास कि कौन डोनेशन ले रहा है, कौन चैरिटी ले रहा है, हम उससे कांटेक्ट करें, जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं हम उससे कांटेक्ट करें, जो बेचारा खुद अपना मतलब कर रहा है सब कुछ और सारे टैक्सेस भी पे कर रहा है, तो मैं किसी की पॉवर्टी को ऑफ तो नहीं कर सकता ना। देखिए मैंने तो नहीं कहा चाहता कि मैं इस हालत में पैदा हूँ या कोई बंदा गरीब पैदा हो, अगर हाँ वो ये कहे कि डॉक्टर इस्लाम मैं आपकी वजह से मैं गरीब हूँ तो फिर मैं ऑन ऑन Hmm. करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सेटअप ऐसा है उसमें सारे ही मजबूर हैं, तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये Right. सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि सर्विसेज जो होती हैं उनके अगर कोई चार्ज करे तो वो अपने प्रोफेशनल वक्त के चार्ज कर रहा होता है, ये तो हमें ग्रास रूट लेवल से हर चीज ठीक करनी पड़ेगी फिर। तो साइकोलॉजी को भी इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी। मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ, व्हेन आई वाज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी आई वाज वेरी न्यू, तो एक लड़का था, लड़का तो है एक नहीं, सारे ही वो आपको पता है कि ऐसे थे कि जिनको लोग जज करते थे, कोई लड़की मेकअप कर रही है क्लास में बैठ के, लेक्चर चल रहा है तो वो मेकअप कर रही है, कोई लड़का जो है वो उसने बॉडी बनाई हुई है और वो एटीट्यूड शो करता है कि भाई मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ एंड नो टीचर, वो बागी है, रेबेलियस है। एक दफा एक लड़का था, जो मेरा एक वाक्य है जिसके लिए मुझे खुशी महसूस होती है, कि वो यूनिवर्सिटी में लोग वो बड़ा बदनाम था, वो जिम करता था और बड़ा ही टॉन्ट्रम्स थे उसके अंदर, मुझे उसके अंदर ना अपना एग्रेशन नजर आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, ही नीड्स हेल्प। Hmm. तो मेरी पहले लेक्चर था, तो उसने मेरे बड़ी बदतमीजी किया,
तो मैंने आगे से ये नहीं बोला कि यू नो हु आई एम और तुम बदतमीजी कैसे कर सकते हो, तुम अभी कल के बच्चे हो। नहीं, आई सेड आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने कहा मुझे बाद में मिलना, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू सम पेन एंड दैट पेन नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड आई वाज देयर एट योर प्लेस एज वेल। खैर जब मैंने उसके साथ थोड़ा काम करना शुरू किया, आप सिर्फ फर्क नोट करें कि उसने मुझे जब डिग्री कंप्लीट की तो उसने मुझे एक बात बोली, उसने कहा आज तक लोगों ने मुझे जज किया कि तुम बिगड़े हुए हो, तुम फला हो। हम्म। तो मुझे लगा कि ताकत के इस्तेमाल से ही मैं दुनिया को धोबा कंकर कर लूंगा और कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। बट व्हेन यू केम और एक बंदा मुझे समझ रहा है और वो अपनी ईगो को दरमियान में नहीं ला रहा, तो मुझे शर्म आई पहली दफा मेरे माइंड को कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। एंड ही सेड लाइक आई डेडिकेट दिस डिग्री टू यू। तब बड़ी बात थी कि मैं इस डिग्री को आपको डेडिकेट करता हूँ। एंड ही वाज वेरी हम्बल एंड ही सेड कि मैं कुछ इश्यू से गुजर रहा था जिसको हमने सॉल्व किया, ना कि उसको और ज्यादा अपने हवा दी, उसको एग्रीवेट किया। तो ये हमारे प्रॉब्लम है कि हम जजमेंटल ज्यादा हैं और एम्पैथेटिक कम है, और दैट्स व्हाई सो साइकोलॉजी इज फार अवे फ्रॉम अवर सोसाइटी। ये बहुत मसला है, और ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर एक बात की जाए तो साइको एजुकेशन फैमिलीज के लिए भी होनी चाहिए। अगर एक बच्चा एक घर से निकल रहा है, उसके साथ कोई ज़हनी मसाइल है, इट मीन्स कि अगर उसकी फैमिली का रोल है तो हर बंदे को बिठा के ठीक करना पड़ेगा। साइको एजुकेशन हम्म। कहते हैं इसको। हर बंदा फिक्स करना पड़ेगा। अगर एक बंदा आता है वो कहता है जी मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्सा इसलिए आता है कि जी क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को मारता है। अब हम अगर एक साइकेट्रिस्ट उसको गोली दे देता है अगर, तो वो तो मेडिकल है। अभी एक टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ, दो टॉपिक्स हम डिस्कस करें अलग से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोली दे के उसकी आप गुस्से को सप्रेस तो कर रहे हो, लेकिन जब वो घर वापस आएगा और दोबारा अपने बाप को अपनी माँ को मारते हुए देखेगा तो गुस्सा की रूट कॉज तो वहीं पर ही रहेगी। कब तक गोलियां खाएगा? सारी जिंदगी खाएगा फिर तो वो। तो अगर हम उसके उस घर के माहौल को चेंज करें, उसके फादर को भी उस लूप में लेकर आए, सारे लोग बैठे एक्सेप्ट करें, डिनाइल पे ना जाएं, तो फिर जब वो बच्चे की कंडीशनिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो बेसिकली प्रोएक्टिव हो जाएगी। तो वहां पर उसको गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके इससे बाहर आएगा। दैट्स वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो तो आपने बात की ना काउंसलर्स की, जी जी। आपने बात की ना काउंसलर्स की, इनफैक्ट जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, बहुत ऐसे मैंने देखे हैं, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एक के साथ कि वाकई वही वाली बात है कि भाई रूट कॉज जो है आप एड्रेस ना करो। लाइक देयर वाज दिस फीमेल काउंसलर, और उनसे जो है कोई बात हो रही है रिलेशनशिप्स के हवाले से, हो रही है कपल रिलेशनशिप के। तो उसमें जो है यानी अ, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भई ये तो देखिए जो आपकी जो है अपने मसाइल हैं, वो तो जो है दे आर देयर, उन्होंने तो जो है रहना है, बट ये है कि यू नीड टू फोकस ऑन द अदर पर्सन। तो जिससे मुझे ये हुआ कि भई ये किस किस्म की जो थेरेपिस्ट हैं, लाइक इट डिपेंड्स ना कि आप कौन से काउंसलर हो, इफ यू आर अ रिलेशनशिप काउंसलर या आप जो है सिर्फ बच्चों पे फोकस करते हो, व्हाटएवर, बट ये है कि हर एक ने पढ़ा तो होता है ना, सब कुछ ही पढ़ा होता है। तो उसमें मुझे हुआ कि नहीं यार, जो खुद इस चीज में क्लियर नहीं है, लाइक इवन अगर जो है कोई अपने रिलेशनशिप के हवाले से भी जो है आपसे बात करे, तो एज अ काउंसलर यू नीड टू गाइड, यू नीड टू टेल, ज्यादा से आप ये कहो कि भाई आपका तो जो मसला है उसने चलना है, पूरी जिंदगी उसने तो साथ चलना है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दी अदर पर्सन। तो जिससे मुझे ये हुआ कि नहीं, अभी जो है ना, यानी इवन जो काउंसलर्स हैं, दे टू नीड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। और शायद इसी वजह से जो है बहुत से लोग हैं जो कि काउंसलर्स के पास नहीं जाते। यानी योर केस इट माइट बी टोटली डिफरेंट केस, क्योंकि माशाल्लाह से यू आर एक्सेलिंग इन योर फील्ड। तो ये है कि हर तरह के काउंसलर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो अक्सर काउंसलर्स हैं, जो मैं कहूँगी जो कि काउंसलर्स बन के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट द काइंड ऑफ काउंसलर्स जिनके पास आप जाना है प्रेफर करोगे। एंड देन देयर आर सो मेनी यू नो बहुत ज़्यादा जो है स्कैंडल्स भी जो है सामने उभर के आ जाते हैं। यूट्यूब तो खैर भरा पड़ा है कि कैसे-कैसे जो है पाकिस्तानी काउंसलर जो है दे वर इन्वॉल्व इन स्कैंडल्स। तो दिस इज़ अनदर थिंग व्हिच एग्जैक्टली। नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, यूके में भी बहुत मशहूर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि अ बैड थेरेपिस्ट किल्स यू फास्टर देन अ मेडिसिन देन अ बैड मेडिसिन।
रॉन्ग मेडिसिन स्टोरी। अगर आपका काउंसलर या थेरेपिस्ट अगर क्वालिफाइड नहीं है, और क्वालिफिकेशन सिर्फ किताबों की हद तक नहीं होती, इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्फ्रेंसेस, खुद को अपडेट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। वो अपडेट तब होता है जब आप रिसर्च में रहते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, आप लाइफ को लाइफ की तरह देखते हो, ना कि एक आम इंसान की तरह। तो उसमें फिर आप ट्रेंड होते होते एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हो कि आप दूसरों को बता पाते हो। अब एक चीज है कि मेरा ये मानना है, मेरी फिलोसफी है कि हर चीज का एक रूट कॉज है, बाकी सब ऑफ शूट है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे रिश्ते में धोखा हुआ, तो मैं कहता हूँ कि ये ऑफ शूट है। धोखा इसलिए हुआ क्योंकि पीछे कोई चीज वल्नरेबल थी। यानी कि अगर आपके इंसान के अंदर कोई चीज वल्नरेबल है, उसके रूट कॉज के अंदर, तो उसकी वजह से वो ऑफ शूट्स निकलते हैं। दैट्स व्हाई वो नेगेटिविटी मैनेज नहीं हो पाती, या फिर वो जो ट्रेजेडी है वो इंसान के जहन पे हावी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें उस रूट कॉज को, उस इनर वोंडेड चाइल्ड को क्योर करना बहुत जरूरी है, while addressing the present scenario as well, जिसे कहते हैं कि तमाम नुक्तों को लेकर चलना। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि जो इसके हमने एक अलग टॉपिक रखना है, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब एक न्यूरो न्यूट्रिशनिस्ट एक फील्ड है। अब एक होते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि आपके वेट कम वेट ज्यादा इस चीजों पर फोकस करते हैं, शुगर ये वो। एक होते हैं न्यूरो न्यूट्रिशनिस्ट, पाकिस्तान में है ये फील्ड, अभी नहीं आई है। तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, वो बोलेंगे ये क्या होता है, ये क्या चीज है। अब ये न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने डाइट पे फोकस किया होता है, और ये ऐसे डाइट प्लान्स बनाने के अहल होते हैं जो कि गट ब्रेन एक्सेस को देखकर बनाए जाते हैं। तभी हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट के प्लान्स हैं वो सही काम नहीं कर पाते हैं। लोग आजकल कहते हैं फूड का क्या रोल है मेंटल हेल्थ में। फूड का रोल है, लेकिन वो तब है जब एक न्यूरो न्यूट्रिशनिस्ट बनाए आपका डाइट प्लान, जो कि आपके गट ब्रेन एक्सेस को मद्देनजर रखेगा। एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट की तरह ही काम करेगा, और आपके गट ब्रेन को मद्देनजर रखते हुए आपका पूरा एक गट ब्रेन एक्सेस का डाइट प्लान बनाएगा। जब आप उसके डाइट प्लान को फॉलो करोगे, तब आपको पता चलेगा कि फूड का रोल कितना ज्यादा होता है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में। तो इसमें हमने तमाम हेल्प लेनी है। अब कुछ थेरेपिस्ट तो इतने जजमेंटल होते हैं। मेरे अपने जमाने में बाइपोलर में मैंने एक रैप सॉन्ग था। खैर, मैं किसी को जज नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ इस काबिल नहीं है कि मैं किसी को जज कर सकूं। पहली बात, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इतनी गलतियां की हैं बाइपोलर में, वो जानबूझ के भी नहीं की हैं। जिंदगी तो अच्छी गुजारना चाहते थे, लेकिन बस वो जिंदगी बनाने की चाह में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके, और उसमें गलत एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए। तो मैं किसी को जज नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी जब वो मुझे ये वाली बात बता रहा होता, तो मैं यहाँ तक कर चुका हूँ अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट। तो अब उसमें क्या है कि मैंने एक रैप सॉन्ग बनाया, मैं एक थेरेपिस्ट के पास गया। और देखिए, थेरेपिस्ट को इंसान होना चाहिए। मतलब मुसलमान तो फिर वो तो मौलवी भी सिखा देगा इस्लाम तो आपको। और अगर आपको इस्लाम को यूटिलाइज भी करना है, तो वो स्पिरिचुअल थेरेपीज में करें, रिगार्डलेस ऑफ के जी ये फला फला, वो सब बातें तो सबको ही पता है ना इस्लाम की, और अच्छी अच्छी कोटेशंस। तो अब उसमें क्या था कि मैं जब अपना रैप सॉन्ग लेकर गया, तो मुझे कहता है कि देखें, ये हराम काम है, ये है हराम काम, और ये है जहन्नमी काम। तो मैं तो इसको डिसलाइक करता हूँ। तो मैं पढ़ा ना, मुझे पैनिक अटैक हो गया वहां पर। अब एक बंदा जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाह रहा है, अब वो बेशक रैप कर रहा है, क्रिएटिव लिरिक्स लिख रहा है, किसी को कुछ कर तो नहीं रहा ना, किसी को मार नहीं रहा, वो अपने एग्रेशन को यूटिलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है। लेकिन अब उसके पास कुछ और इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको एक मिल गई है और वो काम भी कर रही है। तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसमें कुछ बेटरमेंट लेकर आओ। तो उसने मुझे ऐसी बात बोली, सदियों तक मैं ये चीज पे पढ़ा रहा। लेकिन देखें, फिर मुझे एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट मिले, पाकिस्तान में थे वो। उन्होंने बल्कि मुझे बोला कि मैं पोइट्री करता हूँ, अगर तुम मेरी पोइट्री को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड भी किया था, तो इश्क दा कलमा, वो उन्हीं की पोइट्री भी मैंने किया था बेसिकली। तो आपको सपोर्ट चाहिए, ये आपको जज करते हैं, आप इनको कुछ बताओगे तो वो ट्रेडिशनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे आपके मुंह पे बात मारेंगे। तो बंदा सोचता है कि इनको बताएं या ना बताएं। तो हम्म। खुल के बात करता अच्छा हूँ मैं। डॉक्टर अब देखें, डॉक्टर इस्लाम, एक मैं आपको यहाँ जी पर रोकूंगी। मेरा जो है, यानी आपने जो अभी वाकया कोट किया, तो मेरा अपना एनालिसिस ये है कि थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट में फर्क है। लाइक आप जितने अच्छे लिसनर हो, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर अप्रोच टुवर्ड्स ट्रीटिंग द अदर पर्सन। और उसमें वही बात है कि भाई यानी जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं मुस्लिम थेरेपिस्ट का,
तो उसमें भी अगेन listening is the foremost, quality. That's one of the, then you have to be a genuine listener ना. तो उसमें भी अगर आपने जो है किसी चीज से मना भी करना है तो फर्स्ट टाइम इट्स नो, यानी इट्स अ नो नो. फर्स्ट टाइम आप किसी को कहेंगे भाई ये चीज जो है क्योंकि हराम है तो यू आर नॉट सपोज टू डू इट, और मुझे ये पसंद नहीं है भाई. आप यानी अगेन आप अपने जो अप्रोच है वो क्लाइंट के ऊपर थोप रहे हो ना. यू आर नॉट लिसनिंग टू द क्लाइंट. एग्जैक्टली। और जब आप क्लाइंट के साथ जो है टाइम लगाते हो, सेशंस करते हो, तो देन यू कम इनटू दिस पोजीशन कि क्लाइंट जो है आपकी कितनी बात सुनता है. और ये कि इवेंचुअली आपने उसको जो है अपनी बातों से एंड इफ यू कीप ऑन लिसनिंग और आपस में आप लोग नेगोशिएट कर रहे हो कि व्हाट द क्लाइंट वांट्स, तो उससे देन द क्लाइंट स्टार्ट्स टू लिसन टू यू. यानी अगर आप जो है 4-5 सेशन बाद क्लाइंट को कहते हैं कि ओके थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ द कार्ड एज पर अपने इस्लामिक सोसाइटी के, तो देन द क्लाइंट इज गोइंग टू लिसन टू यू. तो इसमें जो है ना थेरेपिस्ट की अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हाउ गुड लिसनर ही इज. एग्जैक्टली, कि थेरेपिस्ट की आप अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बात बताता हूँ। 4 दिन पहले मेरे पास एक क्रिश्चियन लड़की आई थी। तो अब क्या हुआ कि आई पुट दी ग्लास ऑफ वाटर, तो वो पी नहीं रही थी। एंड व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग, अब मैं उसको मुसलमान करने के लिए सामने नहीं बिठाया हुआ, आई एम अ थेरेपिस्ट। तो मुझे क्रिश्चियनिटी का भी बहुत नॉलेज है, मैंने काफी रिलीजन्स को स्टडी किया बाइपोलर में, क्योंकि सुकून जब इंसान चाहता है तो फिर वो किसी दर का नहीं रहता, जो दर उसको मिले वो उसमें अडॉप्ट करता है। तो मैंने हिंदुइज्म को स्टडी किया, तो थोड़ा सा ब्रेकिंग दी आइस, जैसे उसको नॉर्मल फील करवाना। देन आई टोल्ड, मैंने कुछ उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। एंड आई सेड कि मैं काफी सारे चर्चेस में जा चुका हूँ इस्लामाबाद के अंदर। एंड देन मैंने को कुछ नाम बताए प्रीस्ट के, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं चर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पर और मैं उनको जानती हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पानी पिया, उन्होंने कहा एक्चुअली मैं पी इसलिए दे रही थी बिकॉज मैं एक थेरेपिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि जी आप अगर रिलीजन चेंज कर लें अपना तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और इस तरह की बातें बहुत सारी उन्होंने मुझे सिखाई। तो इस तरह के लोग भी हैं। और फिर आप ना कुछ थेरेपिस्ट को बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों वाली बातें क्या है कि फिर आप एमए इंग्लिश कर लें। अच्छा, वो इस तरह नहीं होता। थेरेपिस्ट जो होता है ना वो एक फंडामेंटल, अच्छा. और मैं अपने जमाने की बातें बता रहा हूँ तो बंदा बाद में जाके अच्छा. सोचता है कि ये तो पूरे घंटे के मैंने 8,000 दिए, तो मुझे ही पता था कि मैं ये चीज कर सकता था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा नहीं मैं पता आपने एक है, तो जी जी आप बोलो। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली आपकी बात से जो है ना एक वाकया याद आ गया. वो वाकया भी ये था, यानी इट्स नॉट विद अ थेरेपिस्ट, पर यह कि वो एक डॉक्टर के साथ था. जो आपने बात बताई ना कि थेरेपिस्ट ने कहा कि जी आप एमए इंग्लिश कर लें, तो मुझे याद है कि मेरी वालदा जो है जब बीमार एक दफ़ा बीमार हुई तो उनको जो है ना एक डॉक्टर को लेकर के, आई डोंट नो यहाँ पर जो है ना कॉलेज स्ट्रीट पे भी डॉक्टर बैठते हैं. आई डोंट नो, डॉक्टर अजमत नाम है उनका या आई डोंट नो क्या है उनका नाम ना. बहरहाल ये है कि अम्मी का जो है ना जो भी सिनेरियो था वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया. तो कि भाई ये मेडिकेशन देती रही हैं तो ये इस तरह है, ये इस तरह है. उसके बाद एट द एंड जो है वो बजाय के जो है कुछ, यानी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो जो है बस बता देगा कि भाई क्या इशू है. तो ही वाज ऑफेंडेड. उसको लगा कि जिस तरह मैं जो हूँ उसका काम जो है कर रही हूँ, तो वो कहता है कि जी आप इस तरह कर रहे हैं कि जी मेरी जगह आप बैठ जाए. एंड आई वाज सो शॉक्ड. मैंने कहा कि यार यानी कि आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग द केस ना. इट वाजंट दैट कि आई वाज ट्राइंग टू बी द बिल्कुल डॉक्टर. बट ये है कि आई हैव सीन दिस कि जहाँ पर जो है लोगों को थोड़ा सा भी जो है वो एक काइंड ऑफ इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या थोड़ी से उनको एकदम बिल्कुल जो है कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है, तो वहां पर जो है ना वो आपके सर पे चढ़ना की कोशिश करती हैं एंड दे बिकम वेरी मीन. तो असल आपकी में जो बात थी ये ना अभी थोड़ा, उससे ये बिल्कुल रियलिटी है। हमारा प्रॉब्लम पता है कि हमारी ईगो बहुत छोटी है, क्योंकि हम ना 100 साल गुलाम रहे हैं। एक तो अगर हमें कोई डॉक्टर ना बुलाए तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। मैं एक सवाल वैसे अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि मेरा नाम अरसलान है, आई एम बोर्न विद दिस नेम। अगर मेरा बच्चा भी मुझे कहता है अरसलान, तो इसमें डिसरिस्पेक्ट है क्या? मैं अपने नाम से भाग रहा हूँ? मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये तो कल्चरल रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट है ना।
मतलब अगर देखा जाए कि कोई मुझे कहता है कि Exactly. अरसान, तो आई शुड बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज मुझे मेरा नाम रखा है मेरे माँ बाप ने और मैं इस नाम को लेकर चलता हूँ। तो अगर कोई मेरा नाम ले रहा है तो इसमें क्या, अभी मैं बाहर के मुल्कों में 60 ईयर्स की वुमेन और मेल्स के सेशन लेता हूँ। उनको मैं कहता हूँ आपको मैम बोलूं या आपको आपके नाम से बुलाऊं, जानबूझ के पूछता हूँ, पाकिस्तान में आपको पता है ये प्रॉब्लम्स है ना। तो वो कहते हैं कि वी हैव अ नेम एंड वी लव अवर नेम, तो यू कॉल अस बाय अवर नेम। तो इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात तो नहीं है कि आप हमें अपने नाम से बुलाओगे। और होता भी यही है यहाँ पे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी, वो ना बहुत फ्राजाइल सी हमारी, हम ईगो सेंट्रिक से लोग हैं, गुलामाना सोच के लोग हैं, हमारी सोचें ऐसी हैं कि डॉक्टर का नाम साथ होना चाहिए वरना इज्जत नहीं होगी। और जिसे कहते हैं कि अगर जो क्लाइंट है, अब देखिए कंज्यूमर लॉ है कि क्लाइंट के पास पूरा राइट है कि वो अपनी बारे जो चीज वो जानता है वो डॉक्टर को बताए। वैसे तो असूलन यही होता है कि डॉक्टर्स बाय के मुल्क में बहुत लाइक करते हैं इस बात को, अगर उनको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो खुद बता रहा है, जो प्रेजेंटिंग इश्यूज खुद बता रहे हैं और उसको खुद भी नॉलेज है, वो खुश होते हैं इस बात को लेकर कि इसको नॉलेज है इस बंदे को, इस पे ज्यादा सर नहीं खपाना पड़ेगा, मतलब इसको समझाना भी आसान होगा और खुद भी समझना आसान होगा। तो वो आपको चीजें आसानी से बता रहा है। अब यहाँ पर वो ले लेते हैं ईगो पे, अच्छा जी डॉक्टर हम हैं पर बता ये रहा है और ये हमसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उनकी ईगो हर्ट होती है इस मामले में ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। नंबर टू, ये प्रॉब्लम्स बाय हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफे से हैं। अगर कोई डॉक्टर अगर ज्यादा टाइम दे रहा है तो मरीज कहता है कि वो वेला है, डॉक्टर वेला, हालांकि क्या पता कि उसने अपनी एक स्टैंडर्ड सेट किया हो, स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की हुई है, कम देखने हैं क्लाइंट लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल रखना है, तो कोई किसी हाल में खुश ही नहीं है इस कॉम में। मतलब ये कॉम जो है, इसमें इसमें ना ऑनेस्टी है इस कॉम के अंदर। मैं तो सीरियसली पहले, फिर भी मैं कोई होपलेस नहीं हूँ, हेल्पलेस नहीं हूँ, लेकिन मैं ना सीरियसली बहुत ही हर्ट हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना ईमानदारी है, वो ना ही कोई दयानतदारी है, नाप तोल में कमी है, ना किसी भी, जब बंदा कहता है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा, कि हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम्स है। तो वो हम ना बैलेंस कर पा रहे हैं ना हम सिस्टम बना पा रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा इशू है। एंड क्विक फिक्सेस तो हमें चाहिए। और जो थेरेपिस्ट है वो अपनी कहानियां लेके बैठा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको पता ही नहीं है कि उसने पूरा एक जब जब सेशन एंड होना है, उसने क्लाइंट को उसके प्रेजेंटिंग इश्यूज बताने हैं ऐसे जो कि अगर क्लाइंट पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाए ना, तो वो उसके डॉक्टर को पता हो कि असल में इश्यूज क्या है। एक होता है सरफेस इश्यू, एक होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनलाइज्ड, और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है प्रैक्टिकल, और वो किस किस तरीके से चलेगा, एक प्लान होता है पूरा। और उसके बाद अगर वो अपनी बायो क्लॉक को रीअरेंज करना चाहते हैं उस बैलेंस को, तो उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए या फिर कहाँ कहाँ की हेल्प साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनके पास अगर एक नेटवर्क हो। जैसे मेरे पास एक नेटवर्क है, मैं लोगों को फ्री, दूसरे डॉक्टर्स को फेवर देता हूँ, मुझे फेवर देते हैं, तो इस तरीके से आप एक नेटवर्किंग करते हो। तो यहाँ पर तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं डॉक्टर्स। तो मुझे जो बड़ी बुरी हरकत लगती है, देखिए अगर ये बंदा कोई मैकेनिक करे ना या कोई इलेक्ट्रिशियन करे अच्छा भी लगता है। वो ना एक दफा मेरे साथ एक डॉक्टर बैठा हुआ, बड़ा काबिल डॉक्टर था जी, उसने देखा सामने लिखा हुआ है अगले बंदे ने एमबीबीएस किया है, एफसीपीएस किया है, अमेरिका से पढ़ के आया, साथ पीएचडी भी की हुई है, काबिल आदमी है, मानना चाहिए। और अपने लिहाज से जो वो कर सकता है साइकेट्री की फील्ड में वो कर रहे हैं, उसने को ना जहर लिख के दे दिया, अपनी तरफ से कुछ गुड़िया बना के दे दी है, जो एलोपैथिक में चीजें अवेलेबल है वही लिख कर देगा, काम करे ना करे उसमें उसका कसूर नहीं है। ओ हो। सही. ये तो इस काबिल ही नहीं है डॉक्टर इरफान। मुझे मेरे सामने, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, तो फिर आप किस काबिल है ये बताओ। कि ये जो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर एक दूसरे की बुराई पे लगे हुए हैं, और जी उस डॉक्टर ने तो ये कर दिया। हाँ, जो लोग गलत हरकतें कर रहे हैं ठीक है, उनके बारे में तो बात करें, लेकिन जो बंदा प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, आपको भी पता है कल को आप अगर क्लाइंट से झूठ बोलोगे तो कल को वो आपके गले भी पड़ेगा, क्योंकि होना आपके साथ भी वही है। क्योंकि आप अगर बंदा अगर सही डॉक्टर सही प्रैक्टिस कर रहा है, तो आज मुझे मेरी यूके वाली क्लाइंट बता रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या, उन्होंने कहा यहाँ सबसे अच्छी एक बात है कि जो डॉक्टर्स है वो सच भी बोलते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, फॉल्स होप्स नहीं देते।
हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स ने एक प्रेशर लिया हुआ है, मरीज हम एजुकेट नहीं करना चाहते मरीज को, बिकॉज मरीज चला जाएगा, वो क्विक फिक्स की तलाश में है मेंटल हेल्थ इश्यूज में। डॉक्टर सोचते हैं कि अगर इसको ये बताया कि ये लंबा चक्कर है तो ये तो चला जाएगा, या इसको ये बताया कि इसमें एक से ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए तो ये सोचेगा कि किस किस की कंसल्टेशन फी पे करूं मैं, तो ये तो वहां से भी चला जाएगा, तो जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो कैसे आएगा। तो फिर वो क्या करता है, क्विक फिक्स के चक्कर में वो चीजें लिखकर उसको वो रियलिटी नहीं बताता। अब जब वो रियलिटी उसको नहीं बता रहा तो वो क्लाइंट जब डॉक्टर अरसलान के पास आ रहा था, वो कह रहे डॉक्टर अरसलान कोई ऐसी गोली होगी ना फिर के कितने 4 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, फिर आप मुझे कोई ऐसी गोली बतानी है आपने। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 36 साल को हो गया हूँ, खुद को मैनेज कर रहा हूँ, ये गोली तो मैंने भी नहीं देखी अभी तक पूरी दुनिया में, और स्टेरॉइड्स तो एक अलग चीज है, स्टेरॉइड वैसे लेनी भी नहीं चाहिए, वो भी कुछ नहीं कर सकती आपके तरफ, मास्किंग करेंगे और उसके बाद आप जाओगे काम से। तो एक तो पूरा एक प्रोसीजर है मैनेजमेंट का। अच्छा जी डॉक्टर साहब मैं कितने सेशंस में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब मेरे जमाने में अभी भी कुछ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं उस जमाने के, तो नाम नहीं मैंने लेना, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो इधर ही बैठते हैं, 8-8 हज़ार रुपए ले रहे हैं अभी। तो अब देखिए मुझे गुस्सा तो आता है सोच डॉक्टर के, 2-3 दफा मेरा डॉक्टर दो दो। अहसान अगर डॉक्टर अहसान अगर आप नाम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि किसी गरीब की जो है जेब कट जाए, या कोई गरीब जो है अल्लाह को हाँ पैरा हो जाए। चले चले मैं नाम लेता हूँ जो मुझे जाती तौर पे मैं प्रोफेशनल लेवल पे भी लाइक नहीं करता, डॉक्टर नताशा शौकत। आई डोंट पर्सनली एडमायर हर एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसकी वजह ये है कि नहीं देखिए, मैं जो बात सच है मैं वो बताऊंगा, मेरा उससे क्या कंपटीशन है, वो बुजुर्ग हो गई। मैं अगर कंपटीशन होता तो आई वुड हैव बीन, मैंने अपना क्लाइंटेज बाहर का रखा हुआ है, पाकिस्तान बहुत कम, मैं इस कंपटीशन में आना भी नहीं चाहता। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका बायपोलर 4 महीने में बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपने बस थेरेपी रेगुलर लेनी है। अब मेरे अंदर एक फॉल्स होप जनरेट हुई, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, अगर मैं इस्लामाबाद में ना पैदा हुआ होता, मेरी एजुकेशन ना होती स्पेसिफिकली इस फील्ड में, तो मैं क्या करता, मैं उस 4 महीने के बाद बिल्कुल रिलैप्स में जाता। मैं तो नहीं हुआ ठीक, और मैंने इतना पैसा भी लगा दिया है। हालांकि कहना ये चाहिए, जो मैं कहता हूँ उसको रीफ्रेम करूंगा कि आप 4 से 6 महीने अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को एक ट्रैक पे लेकर आओ, सर से लेके पांव तक अपनी लाइफ मैनेजमेंट करो, उसके बाद ये जिंदगी भर का सफर है इम्प्रूवमेंट का। इस पॉइंट पे आ जाओ कि रोज रोज सेशन ना लेने पड़े, कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी लेना पड़ जाए, किसी बात पे फंस गए तो एक सेशन ले लिया, शुरू में ले लो 4-6 महीने अच्छा काम कर लो, वो फॉल्स होप देते हैं। इसी तरीके से मैं जिसकी बात कर रहा था, एमए इंग्लिश कर लो, तो डॉक्टर सिमरन सालिक, आई डोंट लाइक हर प्रैक्टिस, बिल्कुल भी उनको पर्सनली नहीं प्रेफर करता। 8 हज़ार रुपया लेती है साइकिल केयर के अंदर डॉक्टर सिमरन सालिक। मुझे नहीं पता नहीं किसने बनाया उनको साइकोलॉजिस्ट। और पैथेटिक लेवल में उस वक्त उस जमाने में, आज तो लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं, टोटल मैं 3 हज़ार लेता हूँ, और उसमें मेरी आप रिपोर्ट्स देखें, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है, यूके तक जाती है मेरी रिपोर्ट्स जो है हॉलिस्टिक लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेन तक जाती है, और किसी भी जगह ले जाए, कोडिंग पे ले जाए, कोई एतराज नहीं कर सकता। पाकिस्तान को कोई पता नहीं है, कोई बैठ के कोई हकीम एतराज कर दे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट लेवल पे जाती है पाकिस्तान के अंदर, कोई एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मेहनत होकर बनाई जाती है, नींदें अपनी हराम की हुई है। तो मैं 5 हज़ार रुपए देके, उस वक्त ये इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक में बैठती थी, तो मैंने 5 हज़ार रुपए दिए। तो आ, अब ये रेफरेंस चेक करें कैसे चलता है मेरा, ये रेफरेंस कैसे चलते हैं, मैं नाम पूरा बताता हूँ, अभी भी उनकी वेबसाइट पे वो नाम वो होगा उनका। जो ये पहले एटॉमिक एनर्जी में एक साइकेट्रिस्ट थे, वो भी किसी काम का साइकेट्रिस्ट है, आई एम सॉरी टू से, मुझे अब समझ आ गई है इतना काम करने के बाद, ये वो साइकेट्रिस्ट की भी एक अप्रोच होती है, एक होती है पैसे कमाने वाली, और एक होती है कि पैसे लेकर इलाज करने वाली। पैसा लेना है क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मुझे उससे एतराज नहीं है, उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, बंदे को मजा आएगा। देखिए, अगर मैं 5 हज़ार की वैसे नहीं पहनी हुई, लेकिन अगर 5 हज़ार की शर्ट पहनी हुई और मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे वो 5 हज़ार रुपया बुरा भी लगेगा देते हुए। लेकिन अगर मैं 5 हज़ार की शर्ट लूं और दूसरे दिन यहाँ से फट रही है, यहाँ से फट रही है, तो मुझे बुरा लगेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, 5 हज़ार की शर्ट भी ली है और ये भी मतलब फट रही है, और ये मुझे मतलब तंग कर रही है, क्वालिटी लो है। वही। अब क्या हुआ कि जब मैं इनके पास गया, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी इतना एजुकेटेड था उस टाइम पे भी, कि आपकी तरह के साथ बताया कि आप लोगों को एजुकेट करते हो जाके तो उनको बुरा लगता है, तो मैं ऑलरेडी अपनी चीजों के बारे में जाना करता था। मैं 17 साल की उम्र में न्यूरो साइकोलॉजी खुद पढ़ने लगे थे दाती तौर पे। तो मुझे सारा कुछ सुनने के बाद कहते हैं जी अच्छा मेरा टाइम हो गया है, अभी 5 मिनट आखिरी बचे हैं 40 मिनट का, हालांकि 1 घंटे का बुक किया, लेकिन उन्होंने कहा 40 मिनट हो गए, मैं 5 मिनट आपको, अब मैं बात करूंगी। मैंने कहा जी आप बताएं। अब ऐसा करें, आप एमए इंग्लिश करना शुरू करें। तो
तो मैं मतलब थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मतलब बस यही बताना था और कुछ नहीं, बस आप एमए इंग्लिश के। तो दूसरी दफा गया, दोबारा मैंने दिया 5 6 साल, मैं कहा चलो एक मौका और देता हूँ, हो सकता है ब्रेकिंग दी आइस हो रही होगी। तो दूसरी दफा 40 मिनट पूरे करने के बाद तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आप इस तरह करें यूनिवर्सिटी में जॉब अप्लाई करना शुरू करें। तो मैंने कहा कुछ और भी शायद हो सकता है, बताएं अभी। तो बस यूनिवर्सिटी में जॉब अप्लाई करने थी। हाँ जी, बस आप इस तरह करें, एंगेज करना है बस आपने। तो मैं कहूँ प्लान दे दें आप मुझे, नहीं प्लान आपने खुद बनाना है, बाकी मेरा ये है कि आप एंगेज करें और यूनिवर्सिटी में जॉब्स अप्लाई शुरू कर दें। मैंने कहा अप्लाई तो नहीं हो रही है जॉब्स तो कैसे शुरू कर दें। तो वो कुछ भेज दिया वापस। डॉक्टर तो नताशा ये शौकत की जो अनप्रोफेशनल। ये कौन थे जो आपको एमए इंग्लिश करवा रहे थे? डॉक्टर सिमरन सालिक अभी साइकिल केयर से ये 5 5 हजार 8 8 हजार के सेशन लेते हैं। हमें कोई हमारी जायज नहीं देता। हालांकि मैं आपको अपनी अभी बताऊं तो देखिए मेरी प्रॉपर पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, जिनमें देखिए एक बंदे की पूरी रिपोर्ट है जिसमें सारा बताया गया है सर से लेके पाउंड तक कि आपको क्या करना है, किस किस डोमेन पे जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो इम्प्रूवमेंट। कोई भी फॉल्स होप नहीं है, सच्चाई है। अब उनके वो लोग ना कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, और अगर देंगे तो वो बस उसी वक्त लिख के दे देंगे आपको, और कोई चीज नहीं, आपका कोई न्यूरो डाइट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह उनके नहीं है। तो वो सिर्फ एक चमक धमक है। अब डॉक्टर नताशा शौकत का मैं आपको एक बड़ा जाती वाक्य बताता हूँ, इनकार नहीं कर सकेंगी। मैं डॉक्टर नताशा शौकत के पास जब जा रहा था, मैंने उनके करेक्टर पे तो कोई बात करनी ही नहीं है, ना मैंने की है। प्रोफेशनलिज्म पे बात कर रहा हूँ, तुमको एतराज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक एफआईए की लड़की का नंबर दे दिया। भाई एक बंदा बाइपोलर है, तो वैसे वनरेबल है, उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी हाईली लो है, आप उस पर काम करने के बजाय वो एक इंस्पेक्टर का नंबर दे रहे हो जो कि लड़की एफआईए है, और उसका नाम नहीं लेता मैं, और कह रहे हो कि इसे टाइम पास करो। अब ऑब्वियसली उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, आप उस लड़की का नंबर दे क्यों रहे हो, पहली बात तो ये है। अब हमने भी कॉल मिला ली क्योंकि बाइपोलर सब कुछ मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली इंसान को एक इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए होती है। अब वो जो इंस्पेक्टर थी वो इनके पास ही आती थी। तो जब बात शुरू की तो हम इम्पल्सिव थे तो शादी तक बात चली गई, तीसरे दिन ही। तो वो बात इस तरह चले, वो भी इम्पल्सिव मैं भी इम्पल्सिव, उसको भी इलाज की जरूरत है, मुझे भी इलाज की जरूरत है। तो हमें तो किसी को अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं करनी कि जी, अगर जी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं, मर्द हजरात जाते हैं उनके पास, तो उनको बताते हैं तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, बच्चियां जाती हैं इंटर्नशिप करने और वो उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। मेरे पास ऐसी साइकोलॉजिस्ट फीमेल भी मौजूद है इस टाइम पे जो कि आपको खुद बताएंगी कि यस दे हैव बीन harassed by the psychiatrists and psychologists in a sexual manner as well। ये ऐसे करते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहता, बच्चे बच्चियों के साथ उनको मिस यूज कर रहे हैं। तो नहीं, तो अगर मैं अगर आप वापस उनके आता हूँ नाम तो जब ले वो लें, डॉक्टर अरसलान, अगर आप उनके नाम ले लेंगे तो बहुत से बच्चे जो कि साइकोलॉजी करने के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो उनके पास नहीं जाएंगे ना। आप लोगों का भला कर रहे हैं ना, तो लोगों के भले के लिए उनके नाम बता दें। वो असल में पावरफुल बहुत है। असल में वो जैसे कहते हैं कि इंसान को उतना ही थ्रेट लेना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। मेरा एक बच्चा भी है तो वो पावरफुल बहुत अच्छा, है। तो मैं चले अपनी फिर हकीकत मुझे को जानता हूँ। हाँ, तो चले मैं को बाद में फिर बता दो। ऑफ रिकॉर्ड बता। हाँ, ऑफ रिकॉर्ड बता दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाहर कुछ ऐसी वैसी चीज हो, तो बचाना भी जरूरी है। तो क्या मैं अपनी आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं जो बोलेंगे जी हाँ जो करना है कर लो, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। तो रियलिटी आई नो। तो इसमें क्या है कि अब उन्होंने जब नंबर दिया तो वो बात आगे तक चलने लग गई। वो भी इम्पल्सिव मैं भी इम्पल्सिव, और उसमें लोग समझते हैं कि मैंने उसकी वजह से सुसाइड की, और वो है वो एक अलग चीज है। मैंने उन्हीं दिनों में एक सुसाइड की थी और उसी ने ही मुझे आईसीयू पहुंचाया था, उसी इंस्पेक्टर एफआईए ने मुझे आईसीयू पहुंचाया। दरअसल असल में प्रेशर में ये आ गया कि जब आप एक इतने बड़े रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ी पेचीदगियां होती हैं। आप ऑलरेडी अपने बाइपोलर से लड़ रहे हो, उसको मैनेज नहीं किया हुआ, आपने इस बंदे को एक और चीज में डाल दिया, अगला बंदा खुद भी अनस्टेबल है, तो किस किस्म की डिस्कशन होती है? अनस्टेबल डिस्कशंस आर लीडिंग टू मच ट्रॉमा। अब मेरा जो फैमिली इन्वायरमेंट था उस टाइम पे वो पैथेटिक, नेगेटिव, माँ से लेके हर नीचे तक कोई भी इस बात को ना एक्सेप्ट करता था आज तक ना समझता था। घर आए प्रिस्क्रिप्शन दिखाई वो उसको ड्रामा समझते थे।
कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें क्यों ये दवाई दिमाग की दवाइयाँ क्यों खा रहा है ये, बस साइड पे रख दिया। तो खुद ही जा रहे हैं, खुद ही वापस आ रहे हैं, खुद ही पैसे जमा कर रहे हैं और इसीलिए सेविंग शेविंग भी नहीं कर पाता था मैं। तो मैं सोचता था सेविंग क्या करूंगा, अगर मैंने इस तरह जीना तो इससे बेहतर है पैसे सारे लगा दूं, सड़क पे भी आ जाऊंगा तो क्या है, जीऊं तो कुछ बेहतर जीऊं ना, कि सेविंग करूं तो फिर लगा भी सकूं। तो इसलिए मेरी एक अप्रोच पॉजिटिव थी इस मामले में। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, मैं कभी मायूस नहीं होता था, मैं कहता था कि एक नहीं तो कितने कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन काम करेगा, कभी कभी एक ही बंदे से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा। जब मेरी सुसाइड हुई, मैं वेंटिलेटर के ऊपर था और ये जो एफआईए के इंस्पेक्टर है और जो साइकोलॉजिस्ट थी वो डर गए, नताशा शौकत। अच्छा। जब ये डर गए तो इन लोगों ने मेरे बारे में वो बेहुदा बातें की। भाई मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको अपनी सच्चाइयां बताई हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आपने मेरे सारे रोज राज ही खोल दिए मेरे घर वालों के सामने, आपने वो सारी बातें खोल दी है कि जी आप लोगों के बारे में ये बातें करता है, ये तो इस तरह का है, तो उस तरह का है, तो फला ये वो। तो कितनी डिसरिस्पेक्ट है। फिर मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वापस आया तो पहले मेरा दिल किया कि मैं ना कुछ गालियां वालियां दूं इनको, सीरियसली बच के मैं जब वापस आ गया ना तो पहले मैंने पता नहीं क्या, मैंने कॉल मिलाई, मैंने गुस्सा करने ही वाला था कि मैंने उनको 4 बजे का टाइम था, शाम सुबह का, कॉल मिलाई, उन्होंने कॉल उठाई। Arslan, I'm so much happy that you have came back. मैं कितना डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इतना प्यारा बच्चा मरने वाला था। I said कि यार मुनाफिकत छोड़ दो, मैंने इसे तो बोला, मैं कहा यार मुनाफिकत ना करो। मैं कहा और यार आपने पहली जैसे बात कहा ये है कि जो भाई वो एफ आई जो नताशा एफआईए नताशा की शौकत से अच्छा जो काउंसलर नताशा है शौकत से उसने। मेरे साइकोलॉजिस्ट थी, काउंसलर। मैंने कहा देखो यार, एक तो आपने मुझे गलत ट्रैक पे लेकर गए, मैं कहा लेकिन आई विल मेक इट श्योर कि व्हेन आई वुड बी प्रैक्टिसिंग इट मैं किसी को इस ट्रैक पे ना लेकर जाऊं। लेकिन मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मेरे घर वालों को कॉलेक्ट करके मेरे बारे में क्या पता, अपने को डिफेंड कर रहे हो। मैंने कहा यू आर प्रोफेशनल, दैट इज सूट्स यू टू कॉल एंड फॉर 3 3 4 4 आवर्स मेरे भाई ने मुझे दिखाया कि वो कॉल्स रिकॉर्ड हुई हुई है, उसमें पैथेटिक बातें कर रही है ये खातून जो है। अब इन खातून का अगली बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो अल्लाह जाने कि वो कैसे पैसे कमाती है, क्यों करती है, वो उनका अपना जाती है, वो जो मर्जी अच्छा करें। डॉक्टर और इस्लान, डॉक्टर इस्लान यानी अगर जहाँ तक मैं जो हूँ इसको समझती हूँ काउंसलिंग को, तो अगेन वही बात है कि भाई जो फैमिली काउंसलर्स होती हैं वो इंडिविजुअली जो है मेंबर्स को बताती हैं अदर देन जो क्लाइंट जिसको वो डील कर रहे होते हैं, एंड देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस तरह नहीं होता कि आपके और क्लाइंट की जो कन्वर्सेशन है इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो अगर क्लाइंट आपसे कोई बात कर रहा है तो आपने वो आपकी फैमिली को तो नहीं बतानी होती, आप फैमिली का जो से है, हाउ द फैमिली फील्स अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, तो आपने वो जानना होता है हाउ यू कैन यानी यू आर एक्टिंग एज ए मेडिएटर। तो ये कहाँ का मेडिएटर है जो कि सारी क्लाइंट की बातें जो है फैमिली वालों को बता रहा है, और वो भी नेगेटिव बातें। बिल्कुल, देखिए मैं इस हवाले से जहां बुराई की बात करें वहां हमें अच्छाई की बात भी करनी चाहिए। इस वक्त हम्म। जो इस्लामाबाद के अंदर कोई ढंग का बंदा है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अपने आप को छोड़ के, वो डॉक्टर नबी सुल्तान है। मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, HLPS का, मेरा उससे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बट वो बंदा ऐसा है कि उसने, अगर वो किसी को ठीक भी कर देगा ना तो उसका मरीज उसको बोलेगा कि आप वीडियो बनाओ, ऑडियो, वो कहते हैं मैंने नहीं लेना, मेंटल हेल्थ पैक्ट के खिलाफ है, मुझे ना आपकी सपोर्ट चाहिए ना मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। कल को क्या पता आपका माइंड अभी ओवरवेल्म्ड है, कल को आपको रिग्रेट हो कैमरे पे आने की वजह से, तो इसलिए हम नहीं लेते क्लाइंट्स की वीडियो। वो बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखता है और वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है डॉक्टर नबी सुल्तान जो है। ऐसे लोगों को शॉर्ट आउट हमें देना चाहिए। अगर वहां पर 4 लोग ज्यादा जाएंगे तो अच्छी बात है, सही जगह जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो अब ये लोग हैं, देखिए जब एक बंदा बालिग होता है ना तो एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। मैं अब देखिए अगर किसी 18+ को डील कर रहा हूँ तो मैं उसकी मर्जी के बगैर उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरी एग्जैक्टली। लिमिटेशन है। और अगर उसकी फायदे के लिए जरूरी है किसी को इन्वॉल्व करना भी, तो मैं एक तो उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करूंगा, जितना मुझे जरूरत है ना उतना बनाऊंगा, जितनी मुझे वो चीज चाहिए होती है, दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं उसकी जातियात को, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। दैट्स दी हार्ड ट्रुथ, यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी होती नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट का जो दिल है वो कब्रिस्तान होना चाहिए, वो अपने
क्लाइंट्स के बारे में कभी भी गॉसिप ना करें अपने कॉलीग्स के साथ, Hmm. ना अपने दोस्तों के साथ, ना उनकी तकलीफात का मजाक उड़ाएं। ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं। आपने केस Exactly. लिया, आप अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखो, वो बंदा गया, वो बंदा आपके लिए खत्म हो गया। दैट्स इट। Hmm. वो बंदा जब चला गया उस सीट से, अब जब वो बंदा वापस आकर बैठेगा तो आपको सारी स्टोरी याद है उसकी, लेकिन उसके बाद अब ये नहीं है कि जी केस ये आया था तो ये हुआ था, वो हंस हंस रहे हैं उसके उसके ऊपर, फला फला। Hmm. ये चीज होती है। मेरे पास अगर साल के बाद भी कोई क्लाइंट आता है तो मुझे पूरी मेमोरी याद होती है कि वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो लेकिन उस दौरान जब तक वो नहीं आया वापस तब तक मैं उसको भूल चुका हूँ। आई डोंट नो वो Hmm. कौन था वो कौन नहीं था। Hmm. वो मेरे दिल के अंदर एक कब्रिस्तान है, वहां दफना देता हूँ। तो ये जो फैमिली काउंसलर्स होते हैं ये बड़ा कुछ ऐसा करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटीज को ब्रेक करते हैं, चीजों को सही तरह डील नहीं करते हैं, आउट ऑफ वे जाके गलत मशवरे देते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी वैल्यूज को नहीं जाने देता और मैं समझता हूँ कि जो बेसिक वैल्यूज हैं आप किसी को गलत गाइड ना करो उन पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जो सच्चाई है उसकी इज्जत है। और जो आपने झूठ बोल के आपने जो शॉर्ट टर्म आपने अगले बंदे को किसी रास्ते पे लगाया है, बाद में वो आपको बुरा भला कहेगा। मैं इस बात का पूरा Hmm. ख्याल रखता हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीजों से गुजरा हूँ कि मैं हमेशा उस बंदे को स्ट्रेट पाथ दे रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. That अब is very जैसे कि important. एक अच्छा, एक डॉक्टर रैंडम अरसलान, एक मेरा सॉरी ख्याल है मैं एक हमारे पास रैंडम सी। 5, हाँ, हमारे पास 5 मिनट्स रहते हैं। सो आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें ताकि हम जो है ना इसको फिर वाइंड अप करें और फिर नेक्स्ट सेशन में जो है फिर कंटिन्यू करें जिस टॉपिक का आप जिक्र कर रहे थे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। मेरे पास क्या था कि एक दफा एक क्लाइंट आई तो उन्होंने कहा कि मैं 17 ईयर्स की हूँ और मेरे जो एक टीचर है वो 28 ईयर्स के, तो जब मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ एक्सेट्रा तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैं एक्सेट्रा, मैंने नहीं कहा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, मैंने फिर बात बताई। मैंने कहा कि देखें, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। हम एक प्लान बनाएंगे। जब आप अपने आप को पहचानना शुरू करोगे देन यू वुड बी एट अ पॉइंट, क्योंकि प्रॉब्लम हाथ पकड़ने से या गले लगाने से मुझे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जब तक नर्चर नहीं होता तब तक आप किसी भी रिश्ते में जाओगे, आप मिसयूज हो जाओगे, आपका एडवांटेज उठाया जाएगा। एंड दैट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट्स योर द नर्चरिंग ऑफ योर माइंड जिस पे जरूरत है। अच्छा कि अगर आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को पहचानो, आई विल हेल्प यू आउट, उसके बाद आपने फैसला अपना खुद करना है। This is where the healing starts. And after 3.5 months, she said, "You were right. The problem was that कि मेरा जो अटैचमेंट स्टाइल था वो गलत था। The problem is that कि अगर मैं उस अटैचमेंट स्टाइल के साथ चलती तो मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो फील करती थी, लेकिन आगे जाके लोगों ने मुझे मिस यूज करना था। अब ये बात अगर वो बंदा खुद समझ रहा है तो मुझे क्या जरूरत है पहले सेशन में उसको कितनी गलत बात है, अभी तो तुम सिर्फ 17 साल की हो, ये तुम्हारे कोई काम है करने वाले, ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, वो तो सारी दुनिया ही यही बताएगी उसको। तो ये कुछ डीप डाउन चीजें हैं। हम्म। सो अगेन जो है जो एंड रिजल्ट है दैट इज कि मेरी जो है एक असातिज़ा थी जिन्होंने जब मुझे काउंसलिंग सब्जेक्ट पढ़ाया, तो शी सेड कि भाई जो काउंसलर होते हैं, a counselor is his or her own approach. So that is this is what matters कि भाई आप जो है ना यू योरसेल्फ आर योर अप्रोच, तो आप जो अप्रोच अप्लाई करते हो दैट इज द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट। तो आप जो अपने क्लाइंट के साथ जो अप्रोच चूज करते हैं, यू हैव अ हिस्ट्री और उस हिस्ट्री से जो है यू हैव लर्न। सिमिलरली जो है यू लर्न थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस और फिर वही आप जो है उसी के मुताबिक जो है ना देन यू सी कि ओके फिर मैं अगर इस स्टेज में थी तो हाउ वाज आई एबल टू पुल माई सेल्फ आउट, और फिर उसके बाद जो है उसी एग्जैक्टली। तरीके से जो है ना यू डील विद द क्लाइंट रादर के भाई आप उसके ऊपर प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दो या और हार्ड कोड जो है आप अप्रोचेस अप्लाई करना शुरू कर दो या फॉल्स हॉप्स देना शुरू कर दो, तो उस तरह तो जो है क्लाइंट जो है कभी भी जो है अपनी लाइफ रेगुलेट नहीं कर पाता। मैं थोड़ा एक बात और कर सकता हूँ अगर आप मुझे 10 एक मिनट दें, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जी बात जी आ गई है। जी। कुछ थेरेपिस्ट है, यंग थेरेपिस्ट होते हैं, जब वो रिलेशनशिप काउंसलर बनते हैं तो वो पता क्या करते हैं, वो वन साइडेड स्टोरी सुन के ना पूरा रिलेशनशिप तबाह बर्बाद कर देते हैं और वो अपनी सब्जेक्टिविटी को काउंसलिंग सेशन का हिस्सा बना देते हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी माँ के मसले हों तो वो सोचे अगर ये अपनी माँ के मसले बता रही है या बता रहा है तो मैं अपनी माँ की प्रोजेक्शन करूं, हाँ मेरी माँ गलत है तो मैं आपको बताऊं कि हाँ ये। एक काउंसलर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
और उसको हमेशा एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए, ताकि क्लाइंट का माइंड तो उस लेवल पे नहीं है ना ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए, तो आप उसको जजमेंटल और सब्जेक्टिव होकर प्रोजेक्ट मत करो। आप एक प्रोफेशनल हो, आप उसको एक बड़ी पिक्चर से देखो और उसको उस बड़ी पिक्चर के अंदर लेकर आओ। और सही और गलत और बड़ी पिक्चर हमेशा सही और गलत के पार होती है, बिकॉज इंसान में खूबियां और खामियां दोनों हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, that is right. So, डॉक्टर इरफान, अगर आप जो है एंड ऑफ द सेशन ये पॉडकास्ट या कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, तो आई जस्ट सी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर वहाँ पर कोई मैसेजेस हैं, तो आई विल टेक दोस मैसेजेस, अदरवाइज वी कैन कॉल इट अ डे, और फिर हम जो है इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो इज देयर एनी मैसेज आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गोलियां खाने से आप लोग ठीक नहीं होने वाले। ये बेसिकली मेडिकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन है। गोलियां आपके सिम्टम्स को दबा सकती हैं, रूट कॉजेस को नहीं। इसमें सर से लेके पांव तक हर चीज पे काम करना पड़ता है। लाइफ इज अ कंटिन्यू और लगातार काम करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड पे काम करता है थ्रू बेसिकली न्यूरो डाइट, थ्रू लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, थ्रू थेरेपीज। साथ साथ आपको साइको एजुकेशन देके आपके माइंड के पर्सपेक्टिव और ईआई को नर्चर करता है डिफरेंट थेरेपेटिक अप्रोचेस से। जो मेडिसिन है कोशिश करें उसको अल्टरनेटिव की तरफ लेकर जाएं, जो मेरी जाती अप्रोच है कि आप होलिस्टिक मेडिसिन यूज करें जो कि साइड इफेक्ट्स, एडिक्शन और विड्रॉल्स ना रखे, और आपकी जो माइंड की इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ रही है और बॉडी की इम्पैक्ट माइंड पे पड़ रही है वो बेसिकली दोनों तरीके से बैलेंस हो सके, बायो क्लॉक भी और जो माइंड की क्लॉक है वो भी। लेकिन डोंट गो फॉर क्विक फिक्स। ये इम्प्रूवमेंट का नाम है, आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हो और ट्रेजेडीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखते जाते हो। तो आइंदा प्लीज मुझसे कांटेक्ट करते हुए ये ना बोले डॉक्टर साहब कौन सी गोली आप देंगे ऐसी के बस हम ठीक हो जाएं। ठीक हमने होना है, मेहनत करके कोई शॉर्टकट नहीं है, वरना जो शॉर्टकट्स हैं वो इतने खतरनाक है कि फिर आप सबको पता है बिजली के झटके, ईसीटी, टीएमएस, मकनातीसी झटके, केटामिन इंजेक्शन और वक्ती तौर पे दवाइयां खाना। तो ये प्लीज इसकी हकीकत को समझें और इसको उस तरीके से लेकर चलें। जो सच्चाई बता रहे हैं उसके पास आया करें। सो गाइस, आपको एंड पता है दैट्स इफ आपको किसी किस्म के जो इश्यूज हैं, तो डॉक्टर अरसलान इज हियर, वो आपके जो है ना मसाइल को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ही इज अ क्रेडिबल डॉक्टर and a clinical psychologist. With this, I'll end this podcast. और यह है कि अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो feel free to pour in your suggestions and comments in the inbox. और मैं जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो आपके कमेंट्स जो है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, डॉक्टर इस्लाम तक पहुंचा दूंगी। एंड यू ऑल्सो हैव हिज फेसबुक आईडी कॉन्टैक्ट, और बाकी उनका जो यूट्यूब चैनल भी है, आप उधर भी उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इनकी वेबसाइट पे भी उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So till we meet again next Wednesday with another topic, जिसमें हम जो है डीप डाइव कर सकते हैं, जिस तरह आज के टॉपिक में हमने कोशिश की डीप डाइव करने की, और रियलिटी के साथ जो है आपको चीज़ें को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड। और देन अगेन आई वुड से कि जी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये किसी एक इंसान का काम नहीं होता है, इसमें हर इंसान ने, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो लीडर्स हैं, हर एक ने जो है अपना रोल प्ले करना है, और जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे towards the good side, उतना जो है सबके लिए अच्छा होगा। With this, I'll end the podcast and I'll see you next Wednesday. So thank you so much for joining and watching this live podcast with me and Dr. Arslan Akhtar Ali. तो डॉक्टर इस्लाम, आप अभी इधर रहिएगा जब तक मैं फ्री में। श्योर। ओके, तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। Let me just